नमस्कार प्यारे बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद इस वर्ष के जाते जाते हम लेकर के आए हैं आपके लिए आधुनिक काल भाग 1। जैसा कि सब जानते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो आपके लिए यह आधुनिक काल भाग 1 भारतेंद्र युग पर विशेष रूप से तैयार किया गया है। आइए देखें कि किस प्रकार से यह आधुनिक काल हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत है, एक नई चीज की शुरुआत है, और वह विशेष चीजें जो निश्चित रूप से आप सभी को अधिकाधिक लाभ पहुंचाएंगी, उन पर हम विचार करते हैं। आइए बहुत जल्द तुरंत शुरू करते हैं इस सीरीज का आधुनिक काल भाग 1 का पहला प्रश्न। यह जो पहला प्रश्न है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो कह सकते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक काल का जो आरंभ हुआ, उसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनकी क्या भूमिका रही और उन्होंने किस प्रकार से जो आधुनिक काल है, आगे बहुत बड़ा इसका समय और अंतराल है, उसके लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया, उसकी एक अच्छी भूमिका तैयार की और हिंदी को एक अच्छा स्थान दिलाया। इसके लिए भारतेंदु जी का नाम सदा हिंदी साहित्य जगत में अमर रहेगा। तो पहला प्रश्न, आधुनिक काल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? और इसमें जब आप देखते हैं तो आधुनिक काल का सिंह द्वार भारतेंद्र युग को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं इस सीरीज के प्रश्न संख्या 2 पर। यह दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो आधुनिक काल की समय सीमा की बात हम करें तो वह कब से कब तक है? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। जो नए लोग हैं निश्चित रूप से उनको इस प्रश्न का उत्तर यदि नहीं पता है तो आज से उनको भी पता चल जाएगा। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो इसका जवाब है 1900 से आज तक। अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, आधुनिक काल को सर्वप्रथम आधुनिक काल किसने कहा? यह एक बड़ी बात है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपका अधिक समय खराब नहीं करना है, बस इतना सा देख लेना है। आप सभी को निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब यदि आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है कोई बात नहीं, उस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि आधुनिक काल को सर्वप्रथम आधुनिक काल किसने कहा? तो वह है विद्वान रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को सर्वप्रथम आधुनिक काल के नाम से पुकारा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखकर इस हिंदी साहित्य की जो क्षति थी, जो समस्या थी लेखन की, और उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी में आधुनिकता का पितामह किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या आपको इस प्रश्न का जवाब पता है। नहीं पता है तो आइए हम बता देते हैं। प्रश्न का उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी में आधुनिकता का पितामह किसे माना जाता है? तो उसका जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे प्रश्न संख्या 5, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? ढेर सारे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। उन्होंने अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया और जिनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा के साथ साथ मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन और फ्रेंच विद्वान गार्सा तासी का नाम भी लिया जाता है। उन विद्वानों में से कोई एक ऐसा विद्वान है जिसने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। वह विद्वान कौन है? आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या है।
उत्तर है मिस्र बंधु। आधुनिक काल को वर्तमान काल कहने वाले मिस्र बंधु हैं, उन्होंने इसको आधुनिक काल की जगह पर वर्तमान काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है 6। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के गुरु का नाम क्या था? बिना गुरु के व्यक्ति को किसी भी स्थिति में ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो बिना गुरु होए न ज्ञान, तो उसी कड़ी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के भी गुरु का नाम यहाँ पर आता है, पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो वह पता हो जाएगा। आइए तुरंत देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम क्या है? दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतेंद्र जी के गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो भारतेंद्र के गुरु का नाम आगे से ध्यान रहेगा आप लोगों को, कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न संख्या 7। प्रसिद्ध कविता बंदर सभा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध कविता बंदर सभा के लेखक कौन है? मुझे नहीं लगता है इस प्रश्न का उत्तर 50% भी विद्यार्थियों को पता होगा। खैर, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रसिद्ध कविता बंदर सभा लिखी थी। अगला प्रश्न संख्या 8। भारतेंदु हरिश्चंद्र का राधा कृष्ण दास जी के साथ क्या रिश्ता था? राधा कृष्ण दास भी एक बहुत अच्छे भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, लेखक हैं। उन्होंने भी अच्छी रचनाएं लिखी हैं और इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का और राधा कृष्ण दास का जो संबंध है, एक रिश्ता है, वो क्या था यहाँ पर पूछा गया है और कई बार यह पीजीटी, टीजीटी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं यह प्रश्न का उत्तर क्या है। भारतेंदु और राधा कृष्ण दास का आपस में रिश्ता क्या है? दोनों चीजें आपको पता हो जाएंगी। तो यह रिश्ता है राधा कृष्ण दास और भारतेंदु जी का आपस में। वह इनके फुफेरे भाई थे, माने राधा कृष्ण दास जी जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फूफा के बेटे थे। आगे से आप लोग को यह रिश्ता ध्यान रहेगा, फुफेरे भाई थे भारतेंदु जी के, कौन? राधा कृष्ण दास जी। आइए आगे प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो आइए देखते हैं किस नाम से कविता लिखते थे बद्री नारायण जी चौधरी जी उर्दू में। क्या, किस नाम से? हाँ भाई, देखते हैं अब्र नाम से। देखिए, बद्री नारायण चौधरी जी उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखा करते थे और अब्र नाम से वह प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्तियां किसकी है? ये काव्य पंक्तियों के रचनाकार के बारे में आप निश्चित रूप से सभी लोग जानते होंगे, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत ही अच्छी पंक्तियां भाषा के संदर्भ में, भाषा के सभी प्रेमी जनों के लिए और इस भाषा के उत्थान के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, वह व्यक्ति कौन है? इस काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन है? यह दोनों उत्तर आपके सामने आ रहा है और वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, माने जो हमारी निज भाषा है अर्थात जो हमारी हिंदी है, उसकी उन्नति से ही सभी का, सबका उन्नति हो सकती है। यह विचार था, यह अपनी भाषा के प्रति प्रेम था, अपनी भाषा के प्रति लगाव था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उन्होंने यह महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी थी। आइए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? तो भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य भाषा थी ब्रजभाषा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में बहुत ज्यादा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी काव्य पंक्तियां और उस रचनाकार के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। जिसने कहा था जपो निरंतर एक जवान, उसने कहा कि माने जपिए, बोलिए ही नहीं, जपिए, जाप करिए इसका, किसका? हिंदी का और हिंदू का और हिंदुस्तान का।
तभी होगा हमारे देश का उत्थान, तभी होगी हमारे देश की भलाई, हमारे लोगों की भलाई। कि इसमें केवल एक ही बात में, वह थी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। यह उक्ति इस रचनाकार की है। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी ने यह प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी, हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुस्तान के अभिमान स्वाभिमान के लिए। यह काव्य पंक्तियां लिख करके अमर हो गए प्रताप नारायण मिश्र जी। आप लोग आगे से इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, समस्या पूर्ति किस युग की प्रमुख विशेषता है? एक ऐसा युग हिंदी साहित्य में आता है जिसमें समस्या पूर्ति पर विशेष रूप से उस समय के काल के कवियों ने ध्यान दिया। समस्या पूर्ति पर खूब ढेर सारी रचनाएं लिखी गई और यह जो विशेषता पूछी जा रही है वो कौन सी युग की है? साथियों, हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, और आधुनिक काल के अंतर्गत जो विभाजन किया गया है, उपविभाग किए गए हैं, उसी में से कोई एक नाम है जो यहाँ पर उस युग की विशेषता थी, काहे की? समस्या पूर्ति की। तो आइए देखते हैं, बहुत जल्द वह उत्तर हमारे सामने आ रहा है और वह उत्तर है भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता थी। आगे से सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 14, भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारतेंदु युग जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न है और वो उसका उत्तर है पुनर्जागरण काल। जो पुनर्जागरण काल इसको कहा गया, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में आपको बता देते हैं कि इसको पुनर्जागरण काल इसलिए कहा गया क्योंकि जो जागरण काल की स्थिति थी वो भक्ति काल में थी। हम लोग जो सो रहे थे उसको जगाने का काम भक्ति काल के साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने किया, और उसके बाद में पुनः हम फिर सो गए। रीतिकाल एक ऐसा समय और काल आया हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य जगत के लिए वह कालखंड हम सबको सुलाने वाला था। श्रृंगार ही श्रृंगार था और कुछ नहीं था, इसलिए हम फिर एकदम सुप्तावस्था में चले गए थे और उसको जगाने का काम जो किया वह आधुनिक काल के कवियों ने किया, भारतेंदु युग के कवियों ने किया, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। यानी पुनः जगाया गया हमको, इसलिए इस कालखंड को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कभी समय मिलेगा तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है 15, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। यह व्यंग व्यंग पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से एक बहुत अच्छी जो विचार है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ा यथार्थ है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है रचनाकार के द्वारा। इन पंक्तियों के द्वारा लिखा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धसमू से। ऐसे लोग, ऐसी व्यवस्था, ऐसा भ्रष्टाचार जो भीतर भीतर के सब कुछ चूस रहा है, सारा का सारा रस चूस रहा है और बड़ा हंस रहा है, ऊपर से हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, और ऊपर से लग रहा है बहुत हमको बड़ा प्रसन्न है, बड़ा हंसा रहा है हमको, जैसे बड़ा हमारा सगा हो। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है, माने दिखाई तो कुछ दे रहा है और अंदर कुछ है, ऊपर से बड़ा प्यारा सा दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत कड़वा है। इस स्थिति को व्यक्त किया गया है। यह हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जो सूरत हाल थी, अंग्रेजों का जो व्यवहार था, वो सब यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से साहित्यकार ने, व्यंग्यकार ने व्यक्त किया है। तो ऐसा व्यंग्यकार है कौन, इन काव्य पंक्तियों का लेखक कौन है? तो वह लेखक है भारतेंदु। भारतेंदु जी ने बहुत अच्छी इन पंक्तियों के माध्यम से एक अच्छा व्यंग किया है और जिसके माध्यम से उस समय की स्थिति को, उस समय के यथार्थ को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही सुंदरता के साथ में स्पष्ट कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। अगला प्रश्न है 16, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया और इसका उत्तर है भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी नई चाल में ढली यह कथन कहा था। अगला प्रश्न 17, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति वाल विद्वन की। इस करुण काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने बहुत अच्छी काव्य पंक्तियों की रचना की, बहुत ही जागरूक कवि थे, बहुत अच्छे पुनर्जागरण के कवि थे। उन्होंने बहुत अच्छी यह पंक्ति लिखी है,
प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18, तदीय समाज की स्थापना किसने की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और इसका उत्तर है भारतेंदु ने। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 19, भारतेंदु के समय साहित्य का प्रमुख केंद्र क्या था। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिख रहे थे उस समय साहित्य का केंद्र क्या था, माने कहाँ पर साहित्य की एकदम अलख जग रही थी, तो वह केंद्र था काशी। अगला प्रश्न 20, भारत बारहमासा किसकी रचना है। आपने बहुत कम सुना होगा, यह रचना बहुत प्रसिद्ध रचनाकार की है और वह रचनाकार कौन है, वह रचनाकार है राधा कृष्ण दास। अभी हम लोगों ने बात की थी पहले राधा कृष्ण दास जी का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ में कैसा रिश्ता था, कैसा संबंध था। तो राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वही राधा कृष्ण दास जी ने भारत बारहमासा नाम की रचना लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई उनके समय काल में। अगला प्रश्न 21, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है। सच कहा गया है भारत भूमि सभी रत्नों की उपजाने वाली है, सभी रत्नों की खान है, इसलिए कभी इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर हर चीज की उपलब्धता है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर रचनाकार ने यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति लिखी। और वह रचनाकार कौन है, वह रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनका उपनाम है। अगला प्रश्न 22, 21, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न 22, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष 9 सितंबर 1850 है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। यह काव्य पंक्ति किसकी है। देखिए यहाँ पर जो भारत की उस समय दशा थी, बहुत दीनहीन दशा में हमारा देश था, यहाँ के लोग थे, इसलिए भारतेंदु जी ने उस समय की स्थिति पर करारा प्रहार करते हुए कहा था, लिखा था, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाए। उस समय भारत की दशा जो है बहुत ही खराब थी। ऐसी दशा को देखकर कवि रचयिता भारतेंदु जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने सारे भारतवर्ष के लोगों को पुकार कर कहा, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाई, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई। माने सभी लोग आकर के ऐसी दीनहीन दशा पर अपने देश की रोना आरंभ करिए, और जब आप सब एक साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ कल्याण होगा। ऐसी विचारों के साथ में ये पंक्तियां लिखने वाला कौन रचनाकार था, वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न 24, भारतेंदु के पिता का नाम क्या था। तो भारतेंदु जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारो उत्तम भारत देश, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। तो हमारा उत्तम भारत देश यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी जी की है। अगला प्रश्न 26, जयतिराज राजेश्वरी जय जय परमेश किस रचनाकार की पंक्ति है। तो यह पंक्ति है अंबिका दत्त व्यास की। अगला प्रश्न है नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को ये पता होना चाहिए, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इसलिए ये इसको बहुत महत्वपूर्ण समझ करके जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका उत्तर है नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न 28, आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन थे। बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर ले। इसका उत्तर है प्रेमधन। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक प्रेमधन जी हैं। अगला प्रश्न है 29, भारतेंदु किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो संप्रदाय था वह कौन सा था, आइए देखते हैं। वह संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न 30, भारतेंदु ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी। भारतेंदु जी ने देश के लिए, हमारी अपनी राष्ट्रभाषा के लिए, मातृभाषा के लिए बहुत कुछ किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी की सेवा करते हुए लिखा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करना चाहिए। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने देश के लिए सब कुछ, उसके उद्धार के लिए बहुत कुछ लिखा। तो वह कौन सी रचना थी, प्रबोधिनी नामक रचना थी, जिसके माध्यम से
उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी थी। अगला प्रश्न 31, किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अभी इधर पूछा जाने लगा है, पहले भी पूछा जाता था। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता, और जिनको पता है अच्छी बात है। तो वैतालिक कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न 32, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। अगला प्रश्न 33, हिंदी को पाठशालाओं में स्थान दिलाने वाले कौन थे? तो हिंदी को पाठशालाओं में स्थान दिलाने वाले कौन थे? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, इन्होंने हिंदी को पाठशालाओं में स्थान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न 34, हिंदी प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप और इसके संपादक का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो आपको जल्दी से बता रहे हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न 35, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसका उत्तर देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न 36, पुनर्जागरण को दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा किसने कहा? तो पुनर्जागरण को दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा कहने वाले जो विद्वान है वह है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न 37, भारतेंदु की फूलों का गुच्छा नामक कविता हिंदी की किस बोली में लिखी गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछा जाता है। इसका उत्तर है खड़ी बोली में यह कविता लिखी गई थी। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग जमाना कैसे कैसे, यह पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छी पंक्ति है, और यह है अगर पंक्ति आप लोग को पता है तो आप समझ लीजिए कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जिनको नहीं पता है निश्चित रूप से वो लोग भी आज से जान जाएंगे कि आपको इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को जरूर ध्यान रखना है, और यदि इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को उनके रचनाकारों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। वह उत्तर है, वह रचनाकार है इन प्रसिद्ध पंक्तियों का प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, पढ़ी कमाए कीन्हो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, इन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात की गई। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाने और पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साहित्यकार के द्वारा कही गई है कि पढ़ी कमाई कीन्हो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। बहुत बढ़िया सीख दी गई है। आपकी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? यदि आपने देश के कलेश, देश के दुख दर्द को, देशवासियों के दुख दर्द को हरने का कोई काम नहीं किया, जरा सा भी काम नहीं किया, रंच मात्र भी आपने काम नहीं किया, तो क्या फायदा आपके ये सब पढ़ाई लिखाई करने से? जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, अरे आप तो घर में रहते तो भी वही बात थी, और विदेश में रहे, सब पढ़ के आए, सीख के आए, और आपने अपने देश की, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए जब कुछ भी नहीं किया तो क्या फायदा? यह कहने का उद्देश्य है यहाँ पर यहाँ रचनाकार का। तो आइए देखते हैं वह ऐसा महत्वपूर्ण रचनाकार है कौन। वह रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र जी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो जो सीरीज बनेगी वह आप सभी तक बहुत आसानी से पहुंचे, आप सबको तत्काल मिले, और साथ ही साथ उन अन्य अपने साथियों को भी इसको शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य दूसरे लोग भी इस वीडियो से, हमारी इस जो सीरीज है उससे लाभान्वित हो सके। इसलिए ये काम आप लोग को जरूर करना है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस आधुनिक हिंदी का जो भाग 1 है उसका आखिरी प्रश्न है यह, जिसका
उत्तर आप लोग को बताना है। खड़ी बोली आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो खड़ी बोली आंदोलन चला था वो तो आप लोग को पता है। खड़ी बोली का जनक कौन है ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि खड़ी बोली आंदोलन नामक एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक को लिखने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री ने इस पुस्तक के माध्यम से काव्य में खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात भी किया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो खड़ी बोली आंदोलन नामक पुस्तक है उसके माध्यम से अयोध्या प्रसाद खत्री ने क्या किया था? खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात किया था। यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों सभी को धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।